उन दोनों ही मजदूरों के हाथ तो तब कांपने लग जाते हैं जब उन्हें ये बात पता चलती है कि जिस पत्थर को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, इसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं, इसके नीचे एक इंसानी पैर दिखाई दे रहा है। जिसे कि देखकर उन्होंने उस महिला से ही अब पूछताछ करनी शुरू कर दी और उस महिला ने भी उतरे हुए चेहरे के साथ ये बोलना शुरू कर दिया कि वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। इसका पति भी इनसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। इनकी अंतिम इच्छा यही थी कि इनकी जान गंवा लेने के बाद इन्हें कहीं पर भी छोड़कर ना आया जाए। ये हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। तो अब वो यहाँ पर इसकी समाधि बना रही है। दोनों के दोनों मजदूर काफी ज्यादा कंफ्यूज कि अब ये लोग करें तो क्या करें कि इसी टाइम मजदूरों ने जो पैर देखा था उसके अंदर थोड़ी थोड़ी हलचल होने लगती है, जिसे कि देखकर वो मजदूर और ज्यादा घबरा जाते हैं और यही बात सोचते हैं कि पता नहीं यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है और उन्हें इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं बनना था। जिसके चलते वो जितना जल्दी हो सकते थे उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं। तुरंत भागकर वो लोग बिल्डिंग से बाहर आए। बाहर आते ही उन्होंने पुलिस के पास कॉल कर दिया। 112 पर फोन करके उन्होंने ये बात पुलिस को बतानी शुरू कर दी कि जनाब, आप लोग जल्द से जल्द इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के इस बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर जाइए। उसके 9 नंबर फ्लैट में एक व्यक्ति जीते जी ही समाधि ले रहा है। ये बात सुनकर पुलिस वाले पहले तो कुछ समझ नहीं पाए। जितना जो कुछ वो लोग मजदूरों से पूछ सकते थे वो सारी ही बातें पूछ लेने के बाद वो लोग उस फ्लैट में जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर दरवाजा खटखटाया और अंदर से एक महिला बाहर निकल कर आती है। जैसे ही उसने पुलिस को अपने सामने देखा तो वो पूरे तरीके से हैरान कि आखिरकार पुलिस वाले यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसने पुलिस से ही पूछना शुरू कर दिया और पुलिस ऑफिसर्स का यही कहना था कि हमें कुछ इस तरीके से एक इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर कोई जिंदा इंसान इस टाइम समाधि ले रहा है। तो उस महिला ने इस बात से मना कर दिया कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं, वैसे भी यहाँ पर सारे के सारे घर हैं और समाधि वगैरह तो बाबा लोग लेते हैं। यहाँ पर आपको कहाँ पर बाबा दिखाई दे रहे हैं। अगले काफी देर तक पुलिस ऑफिसर्स उस महिला से बातें करते हैं। इस तरीके की बातें सुन लेने के बाद वो महिला इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो पुलिस वालों के ही सिर पर चढ़ती जा रही थी, जिसके चलते पुलिस ऑफिसर्स समझ सकते थे कि जरूर हो सकता है ये किसी ने प्रैंक कॉल किया होगा और वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं। लेकिन जब ये दोनों ही मजदूर इसी बारे में बात करते करते वापस अपने मजदूरों वाले चौक पर जा रहे थे कि उसी टाइम उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हो जाती है। दरअसल ये लोग एक टपरी पर बैठकर चाय पी रहे थे। इसी बारे में जब आपस में बातें कर रहे थे तो वहां पर बैठे हुए एक इंसान ने इनकी ये सारी ही बातें सुन ली और पास के पुलिस स्टेशन में मौजूद इंस्पेक्टर को इन सारी ही चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया और उसके बाद तो पुलिस ऑफिसर्स उसी जगह पर जा पहुंचते हैं। दरअसल ये पूरी ही घटना घटी महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में। जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो वो लोग सीधा का सीधा उसी कॉलोनी में जा पहुंचते हैं। जाकर उन्होंने दोबारा से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया और इस बार तो वो महिला और ज्यादा गुस्से में बाहर आती है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो पुलिस वालों से पूछना शुरू कर दिया कि यहाँ पर सारे के सारे इज्जतदार लोग रहते हैं, अगर इसी तरीके से बार बार पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आते रहेंगे तो इनकी इज्जत का क्या रहेगा। पड़ोसी तरह तरह की बातें बनाएंगे। तो पुलिस का तो अब यही कहना था कि एक बार वो इनके घर की तलाशी लेना चाहते हैं, उसके अलावा इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन वो महिला इस टाइम काफी ज्यादा भड़की हुई थी कि इसी टाइम इस महिला का देवर यहाँ पर आ पहुंचता है। उसने जैसे ही अपने घर के बाहर पुलिस ऑफिसर्स को खड़े हुए देखा, अपनी भाभी से ही वो जाकर पूछने लगता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो उसकी भाभी शर्मिला ने बताया कि पहले भी पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, अब दोबारा से पुलिस यहाँ पर आ चुकी है और पुलिस ने भी उस व्यक्ति को इस बारे में बताना शुरू किया कि हमारे पास लगातार इस तरीके के कॉल आ रहे हैं और हम लोग एक बार जाकर बस आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं। उस आदमी को इन सारी ही चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने दूसरी तरफ अपनी भाभी को ही समझाना शुरू किया कि ये तो पुलिस वाले हैं, ये सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अगर हम लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमारे घर की तलाशी देने में हमें क्या दिक्कत हो सकती है। बाद में हम लोग जैसे ही इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा तो खुद पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर जितने भी आस पड़ोस के लोग खड़े होकर हमें देख रहे हैं ये इन्हें खुद ही बताकर चले जाएंगे कि इन्हें तो गलत फहमी हो गई थी और हमारी इज्जत कहीं पर नहीं जाने वाली। इसी तरीके की आपस में कुछ एक देर तक बातें कर लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स को घर के अंदर एंट्री दे दी जाती है। पुलिस के पास इस टाइम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन थी क्योंकि उन दोनों ही मजदूरों ने उस आदमी को सारी की सारी बातें डिटेल से बता दी थी और वो आदमी कोई
और नहीं जबकि पुलिस का मुखबिर था। उसने एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पूछा। 3rd फ्लोर का 9th अपार्टमेंट वो था। तो वो लोग उसी में जाकर अपनी तहकीकात करनी शुरू कर देते हैं। मजदूरों ने एक एक चीज बिल्कुल डिटेल से बताई थी कि वहां पर एक बालकनी है, बालकनी के बाहर एक जगह पर दीवार जैसी जगह बनाई गई है जिसके ऊपर वो लोग पत्थर रखने की बात बोल रहे थे। तो पुलिस ऑफिसर्स उसी जगह पर जाकर अपनी तहकीकात करनी शुरू कर देते हैं और उन्हें वो दीवार इस टाइम मिल भी चुकी थी। तो पुलिस ने जाकर जब उस दीवार के अंदर देखने की कोशिश की तो वहां पर इस टाइम कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक चादरें थी, एक तकिया था, जिसे कि देखकर पुलिस ऑफिसर्स को शक हो चुका था कि इसके अंदर सोने की जगह तो है नहीं, कोई भी बंदा यहाँ पर नॉर्मली सो नहीं सकता। तो ये सारी ही चीजें यहाँ पर कहां से आ गई। तो वो लोग अब इनके और कमरों की छानबीन करने लगते हैं कि उसी टाइम शर्मिला बीच में आकर इस बात से मना कर देती है कि वो यहाँ पर जितना जो कुछ भी देखना चाहते थे इस टाइम देख चुके हैं। अंदर उनकी सासू माँ है जिनकी की तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। अगर उन्हें पता चलेगा कि इस टाइम इनके घर पर पुलिस आई हुई है तो हो सकता है उन्हें इस बात का झटका लगे। तो पुलिस ने ही अब समझाना शुरू किया कि इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं, पुलिस तो लोगों की मदद के लिए होती है। और ये बात बोलकर वो लोग उसी कमरे में जा पहुंचते हैं। इस टाइम शर्मिला का देवर भी पुलिस के साथ ही था। तो उनका भी यही कहना था कि भाभी आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं यहाँ पर पुलिस के साथ ही हूँ। वो लोग जाकर सबसे पहले शर्मिला की सासू माँ को संभालते हैं। वो इस टाइम बड़े ही आराम से सो रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस दूसरे कमरे में पहुंचती है तो वहां पर जाकर उन्हें थोड़ा अजीब महसूस जरूर होता है, क्योंकि यहाँ पर बेड के नीचे साइड में जो एक छोटी सी खाली जगह होती है वहां पर एक इंसान नीचे पड़ा हुआ था और उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था, जिसे कि देखकर पुलिस वालों ने पहले तो उस बॉडी की तरफ देखा और उसके बाद शर्मिला की तरफ देखना शुरू कर दिया और पूछा कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शर्मिला का ये कहना था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसका पति है और इन दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसके चलते इसने गुस्से गुस्से में इसके सिर में एक बैट मार दिया था। ये सारा ही खून उसी के कारण आ रहा है। तो पुलिस भी इस पूरी ही घटना को देख लेने के बाद इस टाइम अंदाजा लगा सकती थी कि जरूर इस बंदे को मारने की कोशिश की गई है और ये तो एक हाफ मर्डर है, जिसके चलते सबसे पहले वहां पर एक एम्बुलेंस का प्रबंध करवाया गया और शर्मिला के पति परवीन प्रकाश को जल्द से जल्द पास के जुबली हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहां पर 1 तारीख को इसे एडमिट करवाया गया था। उसके बाद लगातार इसका इलाज चलता ही जा रहा था। 2 अगस्त 2026 का टाइम आ चुका था, लेकिन अभी भी उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था और उसके बाद लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था। जैसे ही 4 तारीख का टाइम आया तो अब परवीन को होश आ चुका था। पुलिस ने जाकर परवीन से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी और तब जाकर परवीन ने काफी सारी ऐसी बातों के बारे में पुलिस को बताना शुरू किया, जिसे कि लेकर पुलिस ऑफिसर सीधा का सीधा शर्मिला के पास जा पहुंचते हैं। उसका यही कहना था कि 31 तारीख की रात को उसकी पत्नी उसके लिए जूस लेकर आई थी और उसके बाद तो मानो उसका पूरा का पूरा शरीर अनकॉन्शियस हालत में जा चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसके शरीर को क्या होता जा रहा है। वो चाह कर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसे जब थोड़ा थोड़ा होश आता है तो यही बात पता चलती है कि इसके सिर पर हमला किया जा रहा है और सिर पर हमला करने वाला कोई अकेला नहीं जबकि 2 लोग मौजूद हैं। एक तो इसकी पत्नी है और एक आदमी की भी उसे आवाज आ रही थी और इसका हाफ मर्डर तो हो ही चुका था। और उसके बाद जैसा कि इस टाइम मजदूर बता रहे थे, इसे जिंदा ही वहां पर उस दीवार में चीना जा रहा था। तो अब पुलिस शर्मिला के पास जा पहुंची, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे लाकर जब पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की गई तब जाकर इस पूरे के पूरे मामले का खुलासा होता है। ये बात पता चलती है कि इन दोनों की काफी साल पहले ही शादी हो गई थी। उसके बाद इन दोनों के बच्चे होते हैं। इस टाइम शर्मिला ने बी फार्मेसी कर रखा था, पहले ये जॉब किया करती थी, लेकिन जब इनकी शादी हो गई तो परवीन का ये कहना था कि अब इनके बच्चे भी हो चुके हैं और दूसरी तरफ इसके बूढ़े माँ बाप भी तो घर पर हैं, इनकी भी तो सेवा करनी है। ये खुद इंजीनियर लगा हुआ है तो पैसे की तो ये अपने घर में कमी आने नहीं देगा। जैसे तैसे कर ये अपने घर का गुजारा कर लेंगे, ये अपनी जॉब छोड़ दे और अपने घर को ही संभाल ले। जब शर्मिला के बच्चे काफी ज्यादा छोटे थे तो वो इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन लगातार अब तो उसके बच्चे भी थोड़े बड़े हो चुके थे, लेकिन उसका पति इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसे जॉब पर जाने की कोई जरूरत नहीं। और शर्मिला को यही बात लगा करती थी कि उसने बी फार्मेसी कर रखी है, वो एक काफी अच्छी जॉब कर सकती है, लेकिन उसके पति के कारण वो जॉब नहीं कर पा रही है, जिसके चलते अब उन दोनों ही पति पत्नियों के बीच अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। कि इसी टाइम शर्मिला
शर्मिला के दिमाग में ये बात आती है कि अगर इसका पति बीच रास्ते से हट जाता है तो वो जिस भी तरीके की जाकर जॉब करना चाहे वो आराम से कर सकती है, अपने बच्चों को खुद वो पाल सकती है, वो परवीन के ऊपर डिपेंड नहीं है। जिसके चलते उसने अब प्लानिंग बनानी शुरू कर दी और उसका इरादा ये था कि 12-13 जुलाई को उसने एक कुल्हाड़ी का इंतजाम कर लिया था कि वो अपने पति को बाहर लेकर जाएगी और वहां पर इसका कत्ल कर देगी। लेकिन उसके बाद इसने अपना प्लान चेंज कर दिया क्योंकि इसे इस बात का बहुत ज्यादा डर था कि पुलिस ऑफिसर्स जब इस केस की तहकीकात करेंगे तो हो सकता है इसे पकड़ लिया जाए। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इसकी बॉडी सामने आ जाएगी, तो क्यों न इसकी बॉडी को अपने घर पर ही ठिकाने लगा दिया जाए। इस टाइम वो बीर फार्मेसी कर रही थी, जिसके चलते उसे तरह तरह की दवाइयों के बारे में पता था। तो 30 जुलाई को हुई उसने सारी की सारी दवाइयों का जुगाड़ कर लिया था और जैसे ही 31 तारीख का टाइम आया तो दोबारा से इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और तभी इसने कंफर्म कर लिया था कि आज ये इस बंदे को नहीं छोड़ेगी। जिसके चलते उसने रात के टाइम सोते टाइम परवीन के लिए जूस तैयार कर दिया और उसी में वो सारी की सारी दवाइयां मिला देती है। दूसरी तरफ उसे इस बात का भी शक था कि हो सकता है जब ये अपने पति को ठिकाने लगाएगी तो बीच में इसकी सासू माँ आ जाए। इसका ससुर तो बिल्कुल ही नहीं चल फिर सकता, सिर्फ और सिर्फ इसका देवर बचेगा, वो सुबह तक उसका वेट कर लेगी। ये सारी ही बातें सोच लेने के बाद उसने अपनी सासू माँ को भी वो दवाई दे दी और दूसरी तरफ काफी ज्यादा मात्रा में अपने पति को भी वो दवाई दे दी थी। सुबह का टाइम होते ही जैसे ही उसका देवर अपने काम पर चला जाता है तो पीछे से उसकी सासू माँ थी, उसे उसने पहले ही दवाई दे रखी थी। उसका पति था, उसे ये बात लग रही थी कि ओवरडोज के कारण ये अपनी जान गंवा चुका होगा। उसका ससुर तो बीच रास्ते में आने ही वाला नहीं था, जिसके चलते वो अपने पति के सिर पर काफी सारे बैट से हमले करने शुरू कर देती है। लेकिन ये सारा का सारा मामला कर लेने से पहले ही लगभग 23-24 तारीख को ही उसने अपने पति से ये बात बोल दी थी कि उसके अपने घर पर तो मन लगता नहीं है, तो क्यों न वो अपने घर पर ही गार्डनिंग करनी शुरू कर दे। परवीन को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं थी, जिसके चलते उसने परवीन के सामने ही अपनी बालकनी के अंदर वो दीवार खिंचवा दी थी और उसके बाद तो उस जगह को तो तैयार पहले ही परवीन के सामने ही करवा लिया गया था। अब उसने अपने पति की अपने तरीके से तो जान ले ही ली थी, जैसे तैसे कर घिसटाते हुए अपने पति को वहां पर लेकर जाती है और उस जगह के नीचे काफी सारे कपड़े डाल देती है। ऊपर अपने पति की मशक्कत करके बॉडी को डाल देती है, उसके ऊपर काफी सारी और भी चादरें डाल देती है और अब उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि जो ये स्लैब है इसे उठाकर इस जगह के ऊपर रखना है और उसके बाद इसका पति पूरे तरीके से इस दुनिया से गायब हो जाएगा। लेकिन वो उस स्लैब को अकेले उठा नहीं पाई, जिसके चलते अब इसका देवर तो घर से बाहर गया ही हुआ था, इसका ससुर उठने वाला नहीं था और सासू माँ का इसने पहले से ही इंतजाम कर दिया था। अब वो उसी चौक पर जा पहुंची जहां पर कि वो 2 मजदूर बैठे हुए थे। शर्मिला ने जाकर उन दोनों ही मजदूरों को अपने पूरे ही काम के बारे में बताया कि एक स्लैब को ऊपर उठाकर लगाना है, वो लोग वहां पर बैठने की थोड़ी जगह बना रहे हैं, इसके अलावा साइडों में छोटे छोटे गमले भी रखे जा सके, इस तरीके का उन्होंने पूरा का पूरा इंतजाम कर रखा है। तो आगे की जो अब वो छोटी मोटी चिनाई है, छोटा मोटा और काम है, क्या वो उसे कर देंगे? वो दोनों ही मजदूर इस बात के लिए हाँ भर देते हैं क्योंकि इस टाइम सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उनके पास कोई भी काम वाला नहीं आया था। तो वो लोग इसके पीछे पीछे शर्मिला के घर पर आ पहुंचते हैं और जैसे ही उन्होंने उस पूरे के पूरे खड्डे को देखा कि इस पत्थर को उठाकर इसके ऊपर रखना है, तो उनके दिमाग में यही बात आती है कि इसके अंदर तो इन मैडम ने काफी सारे कपड़ों को भी रख दिया है और ये कपड़े देखने में काफी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने शर्मिला के सामने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि मैडम, आपके लिए ये कपड़े शायद बिल्कुल फालतू हैं, लेकिन इनसे हमारा काम चल जाएगा, तो क्या प्लीज आप हमें ये कपड़े दे देंगे? क्योंकि जैसे ही आप इसे बंद करेंगे तो ये कपड़े तो हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर ही रह जाएंगे, ये पूरे तरीके से खराब हो जाएंगे, तो क्या हम लोग इन कपड़ों को रख सकते हैं? इस बात को सुनकर शर्मिला काफी ज्यादा घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर इन्होंने इसे ये कपड़े दे दिए तो उसके बाद तो इसका भांडा फूट जाएगा, क्योंकि नीचे तो इसका पति निकल आएगा जिसकी की डेड बॉडी इसने अभी ठिकाने लगाई है। तो उसने उन्हें बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि ये इनके घर के कपड़े हैं और ये इनके काफी ज्यादा काम के हैं। लगातार मजदूर उसके साथ बहस करनी शुरू कर देते हैं कि आपने अगर एक बार इसके अंदर ये कपड़े डाल दिए तो ये खराब हो जाएंगे, अगर 2-3 साल बाद भी आप संभालेंगी तो ये ऐसे तो नहीं मिलेंगे, आपके लिए वैसे भी ये फालतू नजर आ रहे हैं, तो प्लीज आप हमें ये दे दीजिए। इस टाइम शर्मिला काफी ज्यादा
गुस्सा हो चुकी थी। उसे इस बात का डर था कि उन्हें ये बात पता न चल जाए कि इसके अंदर तो एक इंसान मौजूद है। और थक हार कर वो दोनों ही मजदूर यही बात कहते हैं कि चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। वो लोग जैसे ही उस पत्थर को वहां पर रखने ही वाले थे कि उसी टाइम इस कपड़े के अंदर थोड़ी हलचल होती है, जिसे कि देखने के लिए कि हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई जिनावर ना बंद हो जाए, उन्होंने उस कपड़े को थोड़ा हटा दिया। और जैसे ही उन्हें ये बात पता चलती है कि इसके अंदर तो एक पैर है, इस टाइम शर्मिला अपने घर के दूसरी तरफ गई हुई थी। ये दोनों के दोनों लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो लोग वहां पर खड़े होकर इस टाइम सिर्फ बातें ही कर रहे थे कि उसी टाइम शर्मिला इनके पास आ पहुंचती है। वो पूछने लगती है कि अभी तक उन्होंने इस पत्थर को क्यों नहीं ढका। तो वो दोनों ही मजदूर ये बात कहने लगते हैं कि मैडम, इसके अंदर तो इंसानी पैर मौजूद है, और पैर है तो पूरा का पूरा इंसान भी तो होगा। अब शर्मिला काफी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि हो सकता है ये लोग पुलिस के पास जाकर इस घटना के बारे में बताना शुरू कर दें। तो उसने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए और बताने लगती है कि उसके पति का निधन हो गया है। उसका पति अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। इनका पूरा ही परिवार इसके पति से बहुत ज्यादा प्यार करता है, जिसके चलते वो लोग इसकी समाधि यहाँ पर घर पर ही बना देना चाहते हैं। ये लोग इसी तरीके की नॉर्मली बातें आपस में कर रहे थे कि इसी टाइम इनमें से एक मजदूर की नजर इसके पैर पर जाती है, जिसके के अंदर इस टाइम हलचल हो रही थी। दरअसल परवीन ने अपनी जान गंवाई ही नहीं थी। शर्मिला को तो ये लग रहा था कि उसने अपनी दवाई का ओवरडोज उसके पति को दे दिया है। दूसरी तरफ इसके सिर पर भी काफी सारे हमले कर दिए हैं, तो ये अपनी जान गंवा चुका होगा। लेकिन अभी भी परवीन जिंदा था, जिसे कि देख लेने के बाद वो दोनों ही मजदूर इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि तुरंत उस घर को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। इस बिल्डिंग से ही बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद पुलिस के पास कॉल करने लगते हैं कि जनाब, यहाँ पर एक जिंदा इंसान समाधि ले रहा है, तो आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आकर इस मामले को संभाल लीजिए। और तब जाकर 112 वाली पुलिस इनके घर पर आई थी। तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे के दरमियान मुझे एक इन्फॉर्मर उनका फोन आया कि हमारे जुरिडिक्शन में जो कस्बा चौक है वहाँ एक घर के अंदर जिंदा समाधि लेने की कोशिश चालू है। इन्फॉर्मेशन थी, वारदात की जगह हम गए। तो वहां जाने के बाद अंदर एक घर के अंदर दूसरे फ्लोर पे घर के अंदर एक महिला थी। तो उनको पूछा कि वो क्यों आप इतना घबराए हो, क्यों क्या बात है। तो वो बोले, सर मेरे खिलाफ आपको जो बता रहे हैं वो सब झूठ बता रहे हैं। बोला ऐसा कुछ समाधि जैसा कुछ चीज है क्या आपके पास, कोई चल रहा है क्या। मैंने ये सब झूठ बता रहे हैं। तो मैंने अंदर जाके तो थोड़ा घर का थोड़ा सा मुआयना किया, थोड़ा चेक किया मैंने घर में। घर के सामने हॉल के बाजू में ही एक पैसेज है, गैलरी है। गैलरी के अंदर तकरीबन 2-2.5 फुट का हाइट का कंस्ट्रक्शन किया था। और कंस्ट्रक्शन करने के उसके ऊपर रखने के लिए एक जाड़ ऐसा 2 इंच का खड़प्पा जो हेवी वेट रहता था। और उसके अंदर जो चौकोन के अंदर मैंने देखा तो वहाँ तकिया और चादर वगैरह थी। तो मैंने पूछा उनको, ये तकिया चादर किस लिए रखा है आपने। मैंने वैसा ही रखा है, वो वैसा रखने के लिए वैसा ही वेस्ट था इसलिए रखा था। तो थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया क्या सही में कुछ तो इधर उसमें एक आदमी सोया हुआ था, उसके ऊपर कुछ सामान, घर का सामान रखा था। और उसके ऊपर वो जो महिला थी तो वो बड़ा रखने के लिए हेवी वेट था, इसलिए वो बुलाया था। 2 मजदूर लोग बुलाए थे। तो मजदूर लोग उधर ऊपर रखने के लिए गए तो अंदर चादर थोड़ी सी हिल गई थी। तो उनको डाउट हो गया कि अरे चादर रखी हुई आदमी कोई तो अंदर है। तो उनको कुछ डाउट आ गया। तो डाउट आने के बाद वहां से वो कड़प्पा रख के भाग गए। और भागते हुए जाने के बाद उन्होंने 112 को कॉल किया। वहाँ हमारे पुलिस भी गए। तो पुलिस को महिला ने कोऑपरेट नहीं किया। बाद में फिर उस इन्फॉर्मर ने जो है मुझे फोन करके बताया कि ऐसे वहाँ कुछ तो सस्पिशियस है, तो आप जरा थोड़ा सा छानबीन कीजिए। ये पूरा ही मामला जान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स शर्मिला को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। और दूसरी तरफ इसका पति तो काफी ज्यादा घबरा चुका था कि इसकी पत्नी इसे जिंदा ही वहां पर दीवार में चिन रही थी। और अभी भी शर्मिला के ऊपर केस चल रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना को जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देश दुनिया में घटने वाले इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मनीष को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।